नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, जय जय श्री भारत। राम। जी जय श्री राम। आपके चेहरों की मुस्कुराहट मुझे बहुत कुछ बता रही है। आज के नतीजों का असर आपके चेहरों पर दिख रहा है, रविंद्र जी के भी और सुमित जी आपके भी, चाइना में बैठे हुए। अंजू जी, 6 महीने से हमने एक मुहिम चलाई थी, मैंने और रविंद्र पंचोली जी ने, कि हिंदुओं को जगाना है, इन्हें अवगत कराना है कि हमारे सामने ये कौन से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कैसे हिंदू को बांटने की एक राजनीति चल रही है, हिंदू को कैसे हराया जाए और यहाँ पर इस्लामिक लॉ को लेकर आया जाए, ये हमने देखा है। और रविंद्र जी ने तो इतनी मेहनत करी है इसके ऊपर कि हिंदुओं को जगाने के लिए, वो जो कार्य इन्होंने पकड़ा था वो सफल हुआ, इसी बात की खुशी है आज। अभी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, 2024 तक इसको चलना है। नहीं, देखिए, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। मैं भाई कई बार कह चुका हूँ कि मोदी जी जब प्लेन में चढ़ते हैं तो आप देखा करिए, वो सबसे पहले 3-4 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर पलट के देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, उसके बाद फिर वो आगे की मंजिल तय करते हैं। तो अभी ये 3-4 सीढ़ी हमने चढ़ ली है, अब आगे की भी चढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बड़े बड़े भारी भारी यूट्यूबर भाई लोग, जिनके 5-5, 10-10 लाख व्यूअर्स हैं, वो क्लेम कर रहे थे कि बीजेपी एमपी में हारेगी, छत्तीसगढ़ में हारेगी। आपके साथ मैंने एक शो किया था जब 20 सीटों पे मतदान हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि बीजेपी हैवी पड़ रही है इस समय। तो भगवान की दया है कि वो बात सही निकली, और भगवान श्री राम का धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने सनातनियों की सुन ली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन आप। अंजू जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो इन्होंने बोला है। जी, ही वॉज दी आई थिंक ओनली पर्सन जिन्होंने इतना सटीक बोला था कि कुछ भी कर लो, एमपी में बीजेपी ही आएगी, क्योंकि इनके पास जो आंकड़े थे, ये जो न्यूज रूम होता है उसमें बैठकर नहीं आए थे, इन्होंने पूरा छानबीन करी थी, जो नीचे कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है उनके साथ बात करी थी, और डंके की चोट के बोला था एमपी में बीजेपी आएगी, छत्तीसगढ़ में थोड़ा मामला लगता है लेकिन बीजेपी लेके जा सकती है, राजस्थान में तो 100% श्योर था इनको कि बीजेपी आएगी। ही वॉज आई फील दी ओनली वन जिन्होंने इतना सटीक बोला था, और वही सच हुआ है। एंड आई फील प्राउड वी आर एसोसिएटेड विद सच अ पर्सन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रविंदर जी याद दिला रहे हैं कि जब वहां वोटिंग हुई थी उसके बाद हमने बात किया था, तब इन्होंने कहा था कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में बड़े पॉश लोग है, पॉश इलाका है वो, और लोग 7 बजे ही कतारों में लग गए थे। तो उनका कहना था अगर उस इलाके के लोग 7 बजे कतारों में है पोलिंग बूथ्स के बाहर, तो इसका मतलब है कि हिंदू घर से बाहर निकला है वोट डालने के लिए। रविंद्र जी मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का हमारा एक मित्र है, उसने मुझे बोला था जिस दिन वोटिंग हो गई थी उसके बाद, मतलब इमीडिएट आफ्टर सेकंड राउंड, के बघेल के किसान खुश है, ये है, पर आप डिक्लेयर कर दो कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये सुमित जी को मैंने वॉइस क्लिप भेजी थी, उसने क्लियरली कह दिया था कि आप डिक्लेयर कर दो कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। तब भी मैंने इनके साथ एक शो किया था, मैंने कहा यार थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता, पर बंदा कह रहा है कि नहीं बन रही है। तो चूंकि वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा था, तो उसकी बात मुझे लगा कि नहीं बन सकती है। पर रविंदर जी मुझे ये समझाइए कि अब जो 168 के आसपास सीटें आ रही हैं, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में, ये किसकी जीत है? मामा जी की जीत है क्या? देखिए, मामा जी ने मेहनत तो बहुत करी है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने आपको बताया भी था कि 165 उन्होंने सभाएं की है। इसके पहले भी वो पब्लिक के संपर्क में रहे, ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पर उन्होंने भ्रष्टाचार भी भारी किया, ये मैं फिर भी बोलूंगा, जीतने के बाद भी बोलूंगा। ये नहीं कि मैं अपना वर्जन चेंज कर दूं कि अब वो भले मुख्यमंत्री बन जाए या कुछ बन जाए। और एक जो आपको मैंने बोला था कि लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया। जो 32 लाख एक्स्ट्रा वोटर थे, उसमें से मैं मानता हूं कि करीब करीब 80 से 90% लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। और ध्रुवीकरण का मैंने आपको बोला था, उसका भी कमाल है। 168 बिना ध्रुवीकरण के नहीं पहुंच सकता है बिल्कुल भी। तो ध्रुवीकरण भी हुआ है, योजनाओं का जो लाभ पहुंचा है। क्योंकि कमलनाथ, देखिए बेसिकली कमलनाथ नेता नहीं है,
एक वो संजय गांधी की कोटरी के आदमी थे, उनकी वो चलती थी, बाकी ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए नेता नहीं थे। और आपको ये भी याद होगा, मैंने कहा कि कांग्रेस को निपटाने के लिए दिग्विजय सिंह काफी हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह को इग्नोर किया और दिग्विजय सिंह ने पूरा अपना काम किया है। थैंक्स टू मिस्टर दिग्विजय सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही करते रहिए और 2024 में भी ये करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। सुमित जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखो, मेरे को एक तस्वीर याद आ रही है, कल शाम की बात है, शनिवार शाम को भोपाल में पोस्टर लग गए थे, कांग्रेचुलेशंस, कमलनाथ आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस इतनी उतावली हुई जा रही थी कि नतीजों के आने का इंतजार भी नहीं कर रही थी। उनको लग रहा था बस कमलनाथ आ रहे, और सुबह पता नहीं कितने मुंह छिपाकर वो पोस्टर और होर्डिंग उतारा होगा। तो इतना उतावलापन कांग्रेस में किस लिए था? क्यों लग रहा था उनको कि वो आ रहे हैं? ऐसा कौन सा तीर मार दिया था उन्होंने मध्य प्रदेश में जो उनको लग रहा था वो आ रहे हैं? देखिए, जो कमल है ना, ये हमेशा कीचड़ में ही फैलता है, ये आपको मालूम है। वो ठीक है, बीजेपी जो है कांग्रेस नाम के कीचड़ में ये कमल निकलता है। उनको लग रहा था कि सारे कीचड़ में सारे कमल जो है ना वो खिलने वाले हैं। तो इनके दिमाग में यही था कि कमल हूँ तो कीचड़ में मैं पैदा हो जाऊंगा। पैदा ही बेचारे कांग्रेस में हुए हैं, उसी कीचड़ में पैदा पले हैं। इनको था ये खिलने वाले हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम ये जिस गंदगी में बैठे हुए हैं, बीजेपी उस गंदगी की मास्टर है। और कैसे वो जीतते हैं, जैसे वो जीत लेकर आए हैं। आपने क्वेश्चन पूछा था रविंदर जी को, क्या ये मामा जी की जीत है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और रविंदर जी ने और जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, हमने बड़ी बड़ी बातें करी हैं। उन्होंने बोला हम किसी को नहीं जानते, हम जानते हैं मोदी जी को। ये जीत मोदी जी की है, मोदी जी ही फेस थे। कमलनाथ हो, वहां पे ये शिवराज हो, कोई भी चेहरा नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि ये मामा जी की जीत है या कमलनाथ की हार है, ये कमलनाथ जैसे जो ये फूल हैं कीचड़ में पैदा हुए, इनकी हार तो है ही है, लेकिन ये मोदी जी की जीत भी है। और मैं यहाँ पर चाइना में बैठकर आज हमारे जितने भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो सारे इकट्ठे मिलकर, अभी मैं राजस्थान में बैठा हूँ, सारे लोग इकट्ठे हम लोग पार्टी कर रहे हैं। और तब भी मैं आपके साथ, वो बेचारे खाना खा रहे हैं मेरे बिना, और मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। इसको ये बताता है कि सनातनी आज कितना खुश है। हम मोदी जी के साथ हैं, बिकॉज मोदी जी ने भारत के लिए जो कुछ किया है, ये हम भारतीय जो बाहर रहते हैं, ये आपसे ज्यादा समझ सकते हैं। जो हमारी वैल्यू बनी है दुनिया भर में, ये हम समझते हैं, आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी आपके थ्रू भी, पंचोली जी के थ्रू। मैं खुद लगा था इसके ऊपर कि भाई कैसे हमने सनातनी को जगाना है। खुशी इस बात की नहीं है कि मोदी जी जीत गए, खुशी इस बात की है कि मेहनत रंग लगाई और आज सनातनी जागा है। और आपने जो ये लिबराडुओं को जो बोलते थे कि मोदी हारने वाला है, मोदी का जादू खत्म हो गया, आज हम पूछते हैं, और मोदी ये भी बोलते थे पनौती है, आज पनौती कौन है? ये इनको आज जवाब देना पड़ेगा कि पनौती असल में कौन, जिसको इन्होंने 40 बार रीलॉन्च किया, क्या वो पनौती है? क्या वो फेल हुआ है और मोदी की जीत हुई है? इस बात की खुशी है कि सनातनी आज इकट्ठा हुआ और हमने प्रूव कर दिया पनौती कौन। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है रविंदर जी, जो ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, नेता जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, पर्सनल अटैक करते हैं पीएम मोदी पर, वो भारी पड़ गया? और साथ ही साथ सनातन धर्म को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब चीजें भारी पड़ी हैं कांग्रेस को? जी हाँ, इन दोनों बातों का काफी असर हुआ, और खास तौर से जो डीएमके के करुणानिधि के बेटे ने, उदयनिधि ने जो बयान दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते रहे, उसमें इनकी मौन सहमति रही कांग्रेसियों की। किसी ने विरोध नहीं किया, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम को छोड़ के, कि भाई आप ये सनातनियों को क्यों गाली दे रहे हैं। दूसरा, हमारी फैमिली में एक कल्चर रही है, हिंदू फैमिली में, कि बुजुर्गों का हमेशा सम्मान किया जाता है। मोदी जी एक परिवार के बुजुर्ग की तरह हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी को ये पसंद नहीं आता है कि हेड ऑफ द फैमिली को कोई गाली गलौज करे, उनको अपशब्दों से संबोधित करे, तो इसका असर तो निश्चित तौर पे हुआ है। प्लस जो मोदी जी की विश्वसनीयता है, उस पे की तुलना में राहुल गांधी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। यहाँ 18 महीने जब इनकी सरकार रही थी कमलनाथ की, इन्होंने दुनिया भर के वादे करे थे, स्टेज पे खड़े होके कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में मैं ये करवा दूंगा, किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
हुआ कुछ नहीं। बिजली आती थी वो कटने लगी, सड़कों के हाल बुरे होने लगे। तो लोगों ने क्या हुआ, एक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो उस 18 महीने ने उसको सबसाइड कर दी। बिल्कुल। तो ये और हाँ बोलिए। कांग्रेस की मतलब आप सही कह रहे हैं कि जो इंडी अलायंस के लोग बोल रहे थे, स्टालिन जैसे नेता जो बोल रहे थे हिंदुत्व को लेकर, वो भारी पड़ा है। और साथ ही साथ 18 महीने जो कमलनाथ का राज मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा था उसे वो भूले नहीं थे, और वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कमल आए और फिर वही सब कुछ देखने को मिले। इसलिए वो विकास की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, पीएम मोदी जिस विकास की बात करते हैं, जो मॉडल लोगों के सामने रखते हैं, उसकी तरफ मध्य प्रदेश के लोग गए हैं। सुमित जी, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई शायद। मोहब्बत की दुकान से तुष्टिकरण बेच रहे थे, ओबीसी की वोट बैंक जो है उनका, उसको पुख्ता करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मतगणना होगी, जिसकी जितनी जाति ज्यादा है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये सारे जो सामान वो अपनी इस मोहब्बत की दुकान से बेच रहे थे, ये तो फ्लॉप शो हो गया। तो जी मुझे लगता है कि जो कर्नाटका में इन्होंने फॉर्मूला बनाया था जो तुष्टीकरण का, और जो वहां पर बर्बादी कर्नाटका में लेकर आई है, वो शायद मॉडल एक ऐसा था जो लोगों ने देखा कि भाई 6 महीने में इतना उभरता हुआ स्टेट, जहां पर सिलिकॉन वैली जैसी चीज हमारी बेंगलोर में है और सारी दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचाते हैं कर्नाटका से, उसका इन्होंने भट्ठा बढ़ा दिया, इंडस्ट्री बंद करा दी, बिजली खत्म है, और वहां पर जो जो वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं हो रहा। लोगों ने देख लिया कि हमारा फ्यूचर भी यही बनने वाला है, इनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। और मोहब्बत की दुकान, लोगों को ये भी समझ आ गया, मोहब्बत जिनके साथ तुष्टीकरण करते हैं उनके साथ है, और दुकान हमारे लिए खुली है, सनातनियों के लिए, जहां पर हमारी इज्जत के सौदे राहुल गंदगी खुद करेगा। इसलिए लोगों को ये समझ आ गई कि भाई हमें इससे बचना है तो हमें इनको लात मार के बाहर निकालना पड़ेगा। वही काम किया है। रविंद्र जी ने कहा था 120 प्लस, लेकिन 160 प्लस ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। दैट मीन्स हमने जो तंबू था ना इनका लगाया हुआ मोहब्बत की दुकान का, उसको भी उठाकर इनके मुंह पे मारा है कि अपनी दुकान ले और देश से बाहर निकल। और यही चीज चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। मैं बार बार सनातियों को बोलता हूँ 10 सीटों से भी कम आनी चाहिए एक कांग्रेस को, ताकि इनको पता लगे मोहब्बत क्या होती है और दुकान क्या होती है और लात क्या होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बार बार मेरे साथ जब आप जुड़ते रहे हैं प्रोग्राम में, तो आप हमेशा कहते थे कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि वोट वो किसको दे रहे हैं, और वो वोट देने के बाद उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं। भुगतना तो आप ही को है जो वोट दे रहे हैं, तो कम से कम लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए। लेकिन रविंदर जी, अब जब 160 प्लस सीटें आ गई हैं मध्य प्रदेश में, और वो एक अनार 100 बीमार तो बीजेपी के अंदर भी हैं, मैं भी सीएम ऐसी बातें तो वहां शुरू हो चुकी हैं। बड़े सारे दिग्गजों को मैदान में उतारा गया था, उन दिग्गजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बीजेपी को। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मामा जी को फिर से कमान सौंपी जा सकती है? ओबीसी नेता भी हैं वो, और या फिर किसी और का नाम आ सकता है? देखिए, किसी और का नाम भी आ सकता है, पर मामा जी को मेरे ख्याल से 2024 के लोकसभा चुनाव तक रिटेन करेंगे। क्योंकि कुछ भी कहिए, शिवराज की छवि जनता में है, गरीब जनता में वो मामा जी के नाम से फेमस है, तो वो छवि उनकी काम में तो आई है। और मोदी जी को अगर मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 25 सीटें लानी है, 26 सीटें, तो ये इनको मामा को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ कई विधायक भी हैं। 90 से 110 विधायक इन्होंने अपने खड़े किए थे, तो विधायकों की संख्या भी इनके पक्ष में है। पर ये मोदी जी और शाह जी क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे शिवराज डिसिप्लिन सिपाही हैं, वो बोल चुके हैं कि जो भी आला कमान बोलेगा या जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसको हम शायद स्वीकार करें। सुमित जी, आपको क्या लगता है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, लोगों में उनकी पैठ है, लाडली योजना उनका रंग लाई है, 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने की 10 तारीख को 1200 रुपए पहुंचते हैं, और उनका कहना है कि वो 3,000 तक पहुंचाएंगे उसे। तो आपको लगता है कि अब बीजेपी के लिए उनको ही सीएम बनाए रखना इस वक्त जरूरी है? देखिए, मैं रविंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो चेहरा है, बीजेपी ने कोई भी चेहरा बाहर नहीं रखाया कि कौन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं चेहरे दो ही थे। एक मोदी जी आगे थे, जिन्होंने कैंपेनिंग भी पूरी करी है, मध्य प्रदेश में कम जोर नहीं लगाया बीजेपी ने।
और वहां पर इवन अमित शाह के इतने चक्कर लगे हैं, लेकिन चेहरा हमेशा ही शिवराज रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल बात सही है इनकी कि शिवराज को कुछ देर तक के लिए रिटेन करना चाहिए। हो सकता है 24 के इलेक्शन जो हैं लोकसभा के, उसके बाद नया चेहरा लेके आया जाए। बट ये बीजेपी है, वेरी हाईली अनप्रडिक्टेबल। ये कौन सा काम करेंगे? अगर योगी आदित्यनाथ, जिसका नाम भी शायद किसी को देश में पता नहीं था, अगर वो यूपी जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट के सीएम बन सकते हैं, अगर द्रौपदी मुर्मू जैसी एक लेडी कहां से ओडिशा से उठाकर वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं, तो शिवराज जी के लिए कोई खास बात नहीं है। और ये वो नहीं है कि भाई ये आप ही की सीट है, आप ही का प्रोविंस है, आप ही कीजिए। हो सकता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बंदा आ जाए, हो सकता है सिंधिया जी आ जाए यहाँ पर, हु नोज। ये बीजेपी है। ये तो इवन की जो नीचे स्टेट के लोग हैं, इन्हें भी मालूम नहीं है कि कौन सा चेहरा आएगा। इसलिए इसके ऊपर बात करना कि क्या शिवराज जी आएंगे, कोई और आएगा, कुछ नहीं पता। हो सकता है ये राहुल गांधी को ऑफर दे दें कि भैया तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमारा सीएम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तुम रोज मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करते हो, हिंदुओं को काटने की कोशिश करते हो, ये तुम स्यापा बंद करो हमेशा के लिए, और तुम यहाँ पे सीएम बन जाओ, और तुम्हारी जो बेरोजगारी है वो भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। इनका कुछ नहीं पता अंजू जी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहता है बीजेपी की झोली में, जिसको कि निकाला जाता है और सबको हैरानी होती है। अच्छा, ये हरियाणा में भी हम ये नमूना देख चुके हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है रविंदर जी, राजस्थान में क्या हो सकता है? राजस्थान में महारानी का नाम चल भी रहा है अभी रेस में, और अब जिस तरह से वहां पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके बाद आपको लगता है कि दिया कुमारी या महारानी के बीच में कहीं कुछ फसल हो सकती है? दोनों में से किसी एक का नाम चुना जा सकता है? बीजेपी जा सकती है वसुंधरा राजे की तरफ या नहीं? देखिए, मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया चुनाव में। मतलब बहुत रूठी रूठी सी रही। पहली लिस्ट में उनके लोगों का नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में उनके कुछ लोगों का नाम आया, तीसरी लिस्ट में फिर उनके लोगों का नाम कट गया। तो जिनके नाम कटे उन्होंने उनको निर्दलीय करके खड़ा कर दिया। तो ये सब हाईकमान की निगाह में है। इनडिसिप्लिन मोदी और शाह बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चुनाव हारना पसंद करेंगे, पर पार्टी में एक तो परिवारवाद के तो बिल्कुल खत्म करने पे तुले हुए हैं कि परिवारवाद और राजशाही वाला नेचर किसी का नहीं चलेगा। और वसुंधरा में ये कूट कूट के भरा हुआ है। वसुंधरा इसलिए नाराज चल रही है कि उनके सुपुत्र दुष्यंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, इसलिए उनकी नाराजगी चल रही थी। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया तो वो रूठ हुई थी। अब पार्टी जीत गई है, पार्टी ने उनके बिना चेहरे के चुनाव जीता है। ये वसुंधरा को नहीं भूलना चाहिए कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी 111 से 114 के बीच में वो सीटें लेके आ रही है। तो मुझे नहीं लगता वसुंधरा को वो आगे करेंगे। सुमित जी, आपको क्या लग रहा है? वहां पर बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है, लोग चाहते हैं कि योगी वहां पर भी आए। तो जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान लोगों ने कहा था कि उन्हें भी योगी चाहिए, तो किसी ने कहा था कि दो दो योगी तो नहीं हो सकते, तब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बाबा बालकनाथ है, हम चाहते हैं वो बने। आपको लगता है एज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट उनका नाम भी आ सकता है राजस्थान में? इसके बारे में रविंद्र जी ने बड़ा क्लियरली मुझे बताया, आज मैंने बड़ी डिटेल में बात करी इनके साथ। कहते कि मुझे लगता नहीं है कि उनका नाम आएगा। रीजन बीइंग, इतना क्लीन रिकॉर्ड नहीं है, बैकग्राउंड पे जमीन से इतने जुड़े नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े हुए थे, ही न्यू की यूपी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको हल करना है, राजनीति का उनको फिर भी अनुभव था। इनके पास इतना नहीं है, तो लगता नहीं है कि वो बनेंगे। और मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ये बीजेपी है जिसका नाम सारी दुनिया सोच रही होती है कि ये आएगा। भाई उन्होंने रानी को नहीं समझा कुछ। इस बार पूरी कैंपेनिंग में रानी वॉज नोवेयर, शी वॉज ऑन द स्टेज, लेकिन एक बार भी उनको भाषण देने की परमिशन नहीं मिली। कभी भी आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी होगी। बाकी छोटे मोटे जो लोग हैं वो भी स्पीचेस दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, रानी का पक्ष रखा ही नहीं गया। उन्हें एक ऑनररी सीट दी कि ठीक है, अब रानी है, एक्स सीएम है, आप स्टेज पे बैठिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर वो रानी को कुछ नहीं समझते, वो किसी को भी कुछ नहीं समझते बीजेपी वाले, ये वही काम करेंगे जो जनहित में जो जो फायदा देगा। एंड वो आदमी आएगा जो जो देश के लिए, स्टेट के लिए काम कर सकता है। आपको जानना पड़ेगा कि 5 साल में राजस्थान में बहुत कुछ खराब भी किया है कांग्रेस ने। बॉर्डर स्टेट है, बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने वहां पे जो कुछ भी किया उसके खुलासे अभी होने शुरू होंगे। तो वहां पर एक ऐसा आदमी आएगा, मुझे लगता है नया चेहरा होगा कोई ना कोई, जो स्टेट को इस गंदगी से, जहां पे राजस्थान को ठोसा गया है, उसमें से बाहर निकाला जाएगा।
कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे कि जैसे सुंदर राजे हैं, एक रानी वाला उनके अंदर एक एटीट्यूड था कि मैं रानी, वो चीजें बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती। इन्हें वो आदमी अच्छा लगता है जो लोगों से जुड़े, जाकर काम करे। जैसे योगी जी, उन्होंने यूपी जैसे स्टेट को सीधा कर दिया, अब राजस्थान को सीधा करना है। जो कुछ उल्टा सीधा किया हुआ काम, उसको सीधा करने के लिए एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए, एक हाई हेडेडनेस नहीं चाहिए। रानी जैसे लोग या ऐसे लोग जो हैं जिन्हें अनुभव भी नहीं है, उनको बीजेपी नहीं लेकर आएगी, ये मेरा मानना है। और मुझे विश्वास भी है कि अब जैसे रविंद्र जी ने बोला है, बहुत अच्छी चीज बोलते हैं वो, कि भाई अब बीजेपी उन लोगों को आगे लेके आती है जिनसे उनको लगता है कि उम्मीद होती है ये आगे परफॉर्म करेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्हें पता हो कि यार जमीन की क्या प्रॉब्लम्स है, उनका हल कैसे निकल सकता है। करवाना जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन नीचे वाला आदमी उसको रिसीव भी तो करे। जैसे रानी है, रानी रिसीव करती भी नहीं है और आगे काम भी करती नहीं है। शी हैज हर ओन माइंड एंड ईगो, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो आप बाबा की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो नाम नहीं होगा जिसे एक्सेप्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड। रविंद्र जी, गहलोत सरकार पर क्या चीज भारी पड़ गई? महिला अपराध को लेकर पिछले 5 साल में नंबर 1 बन गया राजस्थान, और कन्हैया लाल कांड जो हुआ था उसके बाद भी वहां पर आपको लगता है ध्रुवीकरण हुआ? क्योंकि आज तक जो उनके उसके हथियारे हैं, कन्हैया लाल जेल में बैठकर बिरयानी खा रहे, कहीं कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी तक देखने सुनने को नहीं मिली है। फास्ट ट्रैक में वो मामला जाना चाहिए था, कुछ नहीं किया गहलोत सरकार ने। क्या वो चीज उनको महंगी पड़ी? बिल्कुल, गहलोत सरकार के 5 साल राजस्थान तबाही का कारण बने, एक तरह से कह लीजिए आप। उनकी तुष्टीकरण की नीति, महिलाओं के विरुद्ध जितने अत्याचार हुए उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। इसके अलावा उन्होंने जो योजनाएं डिक्लेयर की वो अप्रैल के महीने में डिक्लेयर की। उनकी जो चिरंजीवी योजना का वो बहुत ढिंढोरा पीट रहे थे, उसके आंकड़े आप निकालें, आपको आंकड़ों में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। फिर घोषणा के लिए वो चिरंजीवी योजना उन्होंने घोषित की थी कि 25 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। आप राजस्थान सरकार से के जो भी किसी गजेटेड ऑफिसर से पूछ ले कि भाई कितने आपके पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े नहीं बता पाएगा। आयुष्मान कार्ड के जैसे आप पूछें तो आपके पास आंकड़े मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल होंगे कि आयुष्मान कार्ड का कितने लोगों ने फायदा उठाया है। और तुष्टीकरण, सनातन विरोधी नीतियां अशोक गहलोत की सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अशोक गहलोत ने एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि अपने दम पर ये जो 70-72 सीटें आई है, ये अशोक गहलोत के दम पर है। कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी का कोई योगदान नहीं है। ये अशोक गहलोत का जादू कह लीजिए आप। हाँ, जयपुर का जादूगर कह रहे थे ना पीएम मोदी भी, शायद जादूगर का पूरा जादू चल गया और 70 के आसपास सीटें आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कोई योगदान राहुल या प्रियंका का नहीं है। पर सुमित जी, अब ये जो कांग्रेस की हार हुई है, चलिए उनको तेलंगाना में हम ये मान सकते हैं कि वो बीआरएस की हार है, केसीआर की हार है, इसलिए जीत गए क्योंकि वहां पे ऑप्शन के तौर पर बीजेपी अभी खड़ी नहीं है, इसलिए शायद वहां पे उनको एक वो कंसोलेशन प्राइज मिल गया है। लेकिन अब इस हार को क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की हार माना जाए या राहुल गांधी फिर से फ्लॉप हो गए ये माना जाए? क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो मंथन चल रहा होगा ना कि क्रेडिट किसको दिया जाए। देखिए, जो खड़गे जी हैं, इनको खड़ा ही इसलिए किया गया था गाली खाने के लिए। इनको अगर तो जीत जाते ये सारे स्टेट्स में तो बोलते देखिए राहुल गांधी कितना मैच्योर हो गए हैं, और इनकी मैच्योरिटी के कारण अब कांग्रेस जीतना शुरू कर गई है। लेकिन जब हारते हैं तो राहुल गांधी कभी हारता नहीं है, वो ना झुकता है, ना माफी मांगता है, ना वो हारता है। तो ये हार जो है, ये अब हार है खड़गे जी की। वो एक स्केप गोट है, ये हम भी जानते हैं। खड़गे जी को खुद भी मालूम है कि उनकी जो औकात है या जो उनका जो पोजीशन है वो है ही सिर्फ गालियां खाने के लिए, और वो तैयार है इसके लिए। तो ये किसी भी तौर पर हम राहुल गांधी की हार नहीं कह सकते, ये खड़गे जी की ही हार है। और वो तो बेचा बोलते हैं कि हाई कमांड जो बोलेगी मैं कर दूंगा। अब हाई कमांड ने बोला कि भैया जाकर गालियां खाओ, वो गालियां खाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होगी वो खड़गे जी ही करेंगे। वैसे तो हमेशा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खड़गे जी अकेले करते भी नहीं है, हमेशा पहले राहुल गांधी बैठते हैं, उसके बाद वो पहले खड़े होंगे उनके साथ, फिर जाके उनको कुर्सी दी जाती है मंगवा कर कि अरे यार इनके लिए भी कुर्सी लेके आनी थी, तो वो जाके बैठते हैं। तो अब लेकिन ऐसा होगा कि जो कुर्सी भी एक ही होगी, खड़गे जी भी अकेले ही बैठेंगे,
राहुल गांधी जो है वो तो चले जाएंगे अभी मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक में। तो मुझे लगता है कि आज रात को शायद निकल जाने वाले हैं वो, तो ताकि उनको रोना ना पड़े, वो वहां जाकर अपना सारा इलाज उलाज करवा कर आएंगे। और खड़गे जी यहाँ पर सारी गालियां खाने के लिए देश की यहाँ बैठे होंगे। लेकिन अंजू जी, एक चीज तो श्योर है कि जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ है ये होना चाहिए था। दे डिजर्व इट। जब आप सनातन की धरती के ऊपर बैठकर ये बोलें कि सनातन को हम खत्म करेंगे, हिंदुओं के लिए हमने दुकान खोल दी, इनकी बहू बेटियों को हम बेचने वाले हैं, यहाँ पर मोहब्बत की जिनसे मोहब्बत है उन्हें हम फ्री हैंड देंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं करेगा सनातनी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आज इतना खुश हूँ सनातनियों के ऊपर कि आप 1,000 की जो आपको प्रोमिस दी गई थी इसके सामने आप बिके नहीं। मुझे इस बात की खुशी है, कर्नाटका में आप बिक गए थे। आज कर्नाटका वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, कैसी रही कांग्रेस की सरकार जिन्होंने आपको 300 रुपए की बोरी पर महीना चावल की फ्री में देने का वादा किया था? कैसी रही आपकी जिंदगी? कैसी बीत रही है? पावर के कट्स कैसे बीत रही है? आपकी हिंदुओं की जितनी भी फैक्ट्री हैं वो बंद हो होकर वहां से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको कन्वर्ट करने के लिए हर रोज षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कैसी रही हिमाचलियों, कैसी रही आपकी जिंदगी पिछले 6 महीनों में? और अब आप देखना, एमपी में और राजस्थान के हिंदू ही आपको बताएंगे कि कैसी बीत रही है अब हमारे साथ मोदी जी की सरकार आने के बाद। मुझे गर्व है अपने हिंदू भाइयों के ऊपर, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एमपी में, और उससे ज्यादा खुशी है कर्नाटका में और हिमाचल के हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी, हमारे हिंदू भाइयों की, फैमिलीज की, कि क्या नहीं करना। हमें ये तो पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन ये समझ आ गया कि क्या नहीं करना। वो क्या नहीं करना एक ही है, कांग्रेस को वोट नहीं करना। और अब क्या करना है, लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आप रविंदर जी ये समझाइए मुझे, क्योंकि फ्रीबीज की बात की कि इस बात की सच में खुशी है, फ्रीबीज तो बांटने की कितनी आम आदमी पार्टी ने कोशिश की आपके मध्य प्रदेश में, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। जब दिल्ली में ईडी का सम्मन मिला था तो दौड़े दौड़े चले गए थे मध्य प्रदेश की, मुझे तो वहां कैंपेन करना है। उनको तो ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं उनकी सरकार सच में बन जाएगी। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही है वहां पर? 0.4% वोट मिले हैं। सर मुझे लगता है 0.04 होगा, आप बीच में जीरो शायद भूल गए हैं, वो 0.4 भी नहीं होगा, वो 0.04 होगा वो। नहीं, अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए हैं ना, वो कम भी हो सकता है, फाइनल फिगर नहीं आए हैं अभी। नोटा से ज्यादा ही बता दीजिए। हाँ, नोटा से तो कम ही होगा, उसका नोटा ज्यादा होंगे। सर जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो हैं सारे, ये नोटा नहीं, ये लोटा वाले हैं। लेकिन सच में ये तो कमाल इस बात का है रविंदर जी कि इतनी फ्रीबीज वहां देने की बात हुई थी, क्योंकि लग रहा था केजरीवाल तो ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि उनके फॉर्मूले को चुरा लिया कांग्रेस ने कर्नाटक में, इसलिए कांग्रेस वहां जीत गई। तो वो तो अपने फॉर्मूले को और बड़े तरीके से लागू करने की बात कर रहे थे इन 3 राज्यों में। तो आप देखिए, जहां जहां उन्होंने कहा था कि मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त में पानी मिलेगा, सब जगह उनका ही मुफ्त में सुपड़ा साफ हो गया, उनको कख नहीं मिला वहां पर। देखिए, यहाँ पे ऐसा मुफ्तखोर लोग नहीं है मध्य प्रदेश में ज्यादा, दिल्ली की तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो 1.5 अक्ल, हम लोग बोलते हैं कि शहना हो गया है, बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया है तो वो। मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, आप अगर कुछ ऐसा कह रहे हो दिल्ली वालों को, मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी तरफ इशारा नहीं था, लेकिन कई बार होता है कि हम तो दिल्ली में नहीं रहते, लेकिन हमारे परिवार वाले दिल्ली में रहते होंगे, तो ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो पनौती को तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नहीं, पनौती को कहते थे मोदी जी पनौती हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन कहते पप्पू को हम सपोर्ट करते हैं। कई बार हमारे घर में ही ऐसे लोग बैठे होते हैं, ये शायद उनकी तरफ से इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को करीब करीब घर मिल चुके हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, किसान के खाते में पैसा बराबर टाइम से जा रहा है। और मध्य प्रदेश पहली ऐसी स्टेट है जिसने ये भावांतर योजना लागू करी थी किसानों के लिए, कि आपका मार्केट रेट से अगर कम रेट पे उठ रहा है माल, तो जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये भावांतर योजना मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार लागू की गई, प्लस हाईएस्ट
एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश में है 10%, जो किसी और स्टेट की नहीं है। पंजाब, हरियाणा ये पहले किसी जमाने में होते हैं होंगे, और आज की डेट में हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश जो है बीजेपी की प्रयोगशाला रही है। सबसे पहले बीजेपी की या संघ की जो सरकार का काम शुरू हुआ था वो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। जी। तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे संगठन बहुत मजबूत है। और बीजेपी की खासियत ये है कि वो नेता या उसके दम पर नहीं, संगठन के दम पर चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संगठन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, चेहरों को महत्व कम दिया जा रहा है। बिल्कुल। और जो आखिरी के 15 दिनों में मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संघ के कार्यकर्ताओं ने जो जम के मेहनत की है और जो वोटिंग वाले दिन जो लोगों को घर से निकाला है, उसका ये असर है कि ये 160 से ऊपर सीटें पहुंच गई। पर सुमित जी, अब इंडी अलायंस का क्या होगा? कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी कि इंडी अलायंस में राहुल गांधी की लॉन्चिंग होगी, उनके लिए जमीन तैयार की जा रही थी। पर ये जो कुछ हुआ है इन 3 राज्यों में, उसके बाद इंडी अलायंस में राहुल गांधी या कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखती है आज की तारीख में आपको? देखिए, ये लड़ाई जो है इंडिया की लड़ाई रही नहीं। इंडिया अलायंस आप बोलती हैं, मैं इसको इंडिया बोलता हूँ। ये इंडिया की लड़ाई रही नहीं है, अब ये भारत की लड़ाई है, इंडिया वर्सेस भारत। इनको इंडिया मुबारक हो, हमें भारत चाहिए। ये भारत के लोग हैं जो भारत की ही बात करते हैं। हमें इंडिया अलायंस या इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। ये डॉट वाले, ये डॉट हैं, ये पत्थर जो इन्होंने हमारी जिंदगियों में गाड़ के रखे पिछले 75 सालों में। हमें ये पत्थर चाहिए नहीं। अब हमने गेम ही चेंज कर दी है। मोदी जी ने शायद ये गेम ही चेंज कर दी भी। अब गेम भी मोदी जी की, रूल भी मोदी जी का, सब कुछ मोदी जी के हाथ में। सारे कार्ड, मैंने पहले भी बोला आपके शो के ऊपर कि ताश के अंदर 52 कार्ड होते हैं, साथ में ब्लैंक कार्ड भी होता है, साथ में जोकर भी होता है। अब तो ऐसा लग रहा है 52 के कार्ड के साथ साथ ब्लैंक कार्ड भी मोदी जी के पास है, और जोकर तो चलो हमारे पास राहुल गांधी है ही है, जो कि बीजेपी के लिए ही कैंपेनिंग करता है हर जगह पर, तो वो भी मोदी जी के जेब में है। नाउ कार्ड्स विल बी प्लेड बाय मोदी जी। एंड ये इंडिया अलायंस है, इसको तो उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। भाई, जब इन्होंने खुद ही अपने अलायंस को डस्टबिन में फेंक दिया है, आप सोच के देखिए, आपस में ही लड़ रहे थे एक दूसरे के सामने। यहाँ पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो इस इलेक्शन में एक दूसरे के सामने लड़ ना रही हो, और यही होना था इनके साथ। ये जो चुनावी मेंढक हैं, जो इकट्ठे तो हो गए, आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की जान के दुश्मन है ये लोग। सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराना है, इंडिविजुअल लेवल पर ये हरा नहीं सकते। ये भेड़िए इकट्ठे होकर आ गए एक शेर का मुकाबला करने के लिए। ये शेर घायल नहीं है, ये दहाड़ रहा है, और इसको ये जितने मर्जी झूठ भर के आ जाए, ही ऑलवेज हैज अपर हैंड। इनका तो जो बैंड बजाया है लोगों ने, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस का जो बैंड बजा है, शायद इन्होंने कुछ बैंड तो अपना खुद ही बजा दिया था आपस में मिलकर, और बाकी हिंदुओं ने बजा दिया। और ये अब जो 24 के इलेक्शन है, आप देखेंगे ये अलायंस उसमें भारी पड़ ही नहीं सकता किसी के ऊपर, बिकॉज लोगों को पता लग गया ये चोर, अब तो नाम भी दे दिया लोगों ने, ये चोर इकट्ठे हुए हैं मोदी को हराने के लिए और कल बाद में हमारे गले काटने के लिए। अब लोग इनको वोट नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रविंदर जी, इंडिया अलायंस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब बिखरा तब बिखरा। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कैसे समाजवादी पार्टी 6-6 सीटों के लिए लड़ रहे थे कि हमें 6 दे दो, सीटें नहीं मिली, उन्होंने अपने लोग खड़े कर दिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोगों को मैदान में उतारा। अब आपको क्या लग रहा है, अब ये इंडिया अलायंस रहेगा या इन नतीजों के बाद पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं है? ये मेरे ख्याल से पूरी तरह बिखर जाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस के पार्टनर से ज्यादा बहन जी समझदार रही, कम से कम मध्य प्रदेश में 2 सीटें निकाल रही। आपको मैंने बोला भी था कि बीजेपी को ये सपोर्ट कर रही है। यस। तो वो 2 सीटें अपनी निकाल रही। इन्होंने 71 समाजवादी पार्टी ने खड़े करे, कहीं किसी का अता पता नहीं। वो बीजेपी से जो विद्रोह करके जो लोग गए थे, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया है, उनको बहुत मुगालता था। देखिए, बीजेपी में यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई नेता, कोई चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे संगठन इंपॉर्टेंट है। संगठन के दम पे बीजेपी चलती है। बीजेपी एक संगठन है और कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ पार्टियां करते रहते हैं वो लोग। और अभी तो लेफ्ट लिबरल इतने सारे घुसाए हैं
जो जेएनयू के लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश लड़के थे आवारा, जो पता नहीं कितने सालों तक डिग्री अपनी पूरी नहीं कर पाए, पीएचडी पूरी नहीं कर पाए, वो सारे के सारे जाकर कांग्रेस के राहुल गांधी के सलाहकार हो गए। और उन्होंने एक ट्रोल आर्मी बना ली, रोज ट्विटर पे उसको मोदी जी को ट्रोल करना। आज बिल्कुल ट्विटर पे आप देखें सन्नाटा छाया हुआ है। तो राहुल गांधी जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। रविंदर जी, ट्विटर पर सन्नाटा छाया हुआ, वो एक्स हो चुका है, लेकिन आप यूट्यूब पर देख लीजिए, वही सब लोग कहाँ हैं आज की तारीख में, जिनको बड़ी चिंता थी, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो वोटिंग के दिन लोगों के बीच जा जाकर जबरदस्ती सवाल पूछ रहे थे, किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, महिलाओं के पीछे भाग रहे थे, उनके बारे में भी तो सोचिए। आज सबके सब सन्नाटे में, कहीं कोई चू की आवाज भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वही लोग कहा करते थे ना कि ये तो सेमीफाइनल है 2024 का, तो सेमीफाइनल मोदी ने जीत लिया, तो फिर तो फाइनल तो उनके हाथ में आना ही आना है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों सुमित जी? देखिए अंजू जी, जिनकी आप बात बोल रही हैं, कुछ हमारे भी मित्र हैं उनमें, और वो सारे जलेबियां लेके बैठे थे कि आज हम शो में जलेबी खाएंगे। और आज जो जलेबी है, वो जलेबी को हाथ में पकड़ के देख रहे हैं, ये शुरू कहाँ से हुई, ये खत्म कहाँ हो रही है, और इसमें रस कैसे भरा गया, बीजेपी का रस कैसे भरा गया। तो इनको समझ नहीं आएगी। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर डाला भी है कि जो जलेबी है वो देखने में ऐसे लगती है कि चाइनीज जैसे लैंग्वेज होती है ना, वो वैसे करैक्टर की लगती है देखने में, और जो जलेबी है उसको देखने में ऐसा लगता है कि लिखा हो चाइनीज में, आएगा तो मोदी ही। तो वो हाल है इन सारे ये लिब्राडुओं का, जो इतना उछल रहे थे कि यार ये जो इलेक्शंस हैं, इसमें मोदी का चेहरा जो है हारने वाला है, मुंह के बल गिरने वाला है, और लोगों को लगेगा कि मोदी का जो जो मैजिक है वो खत्म हो गया। अरे भाई, हमारा जो मोदी जी हैं, इनका मैजिक तो इटली तक चल रहा है, आप किस खेत की मूली हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि इनका मैजिक तो दूर दूर तक चल रहा है। अभी जब ये लोग यूएई में मिले हैं, वो उस बैठक में भी मोदी का जादू दिखा है। कहाँ पीएम मोदी बीच में खड़े हैं फोटो के लिए, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं दूर कोने में खड़े थे, चौथी पांचवी रो में। तो मोदी मैजिक दुनिया में भी चल रहा है और देश में भी चल रहा है, और ये 2024 तक भी चलेगा। ये साफ मैसेज आज की तारीख में उन सबको चला गया है जो सनातन विरोधी बातें करते थे, जो एंटी मोदी बातें करते थे, जो एंटी इंडिया बातें करते थे, और वो जितने भी बाहर बैठे थे ना, वो सरोस परोस, मुझे लगता है वो सब के सब भी अब आज की तारीख में पकौड़े बेचने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा झटका है, और ये 2024 का बहुत बड़ा ट्रेलर लोगों को दिख गया है। आपने समय निकाला सुमित जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंदर जी, आपने भी जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की नमस्कार, जय भारत, भारत मातरम। माता की वंदे मातरम।